सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हो। डेली क्लास आपकी सुबह 11 बजे चलती है। यहाँ पर जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जाता है। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए आप आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आपको यहाँ पर देखिए जवाब देना है। पूछा गया है हुलास नामक जो सैंधवकालीन स्थल का संबंध जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से है, आपको बताना है। हुलास नामक जो सैंधवकालीन स्थल का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो याद रखिएगा इसका जो संबंध है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, है ना, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से संबंध याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आपका ताल्लुकात रखता है ये। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का, देखिए आपको जवाब देना है और यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करिए, है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर में आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर में आपको बताना है दिए गए सही, यहाँ पर जो कोट है ना वो आपको विकल्प मिलाना है। पहले में आपका लिखा हुआ है वैभाषिक तथा सौत्रांतिक हीनयान संप्रदाय संबंधित है। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत है ना। इन दोनों में देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा सेकंड नंबर का। नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का जो जवाब आपका होगा ना, यहाँ पर आपका विकल्प नंबर आपका क्या होगा, पहला ही वाला होगा। जिनका भी जवाब आ रहा है ना पहला वाला, समझिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर लिखा है ना वैभाषिक तथा सौत्रांतिक हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। बाकी जो शून्यवाद और विज्ञानवाद लिखा है ना ये आपका गलत लिखा हुआ है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर बौद्ध धर्म होता ना तो सही हो जाता। ये आपका बौद्ध धर्म में संबंधित है ना कि जैन धर्म में संबंधित है, इसलिए आंसर आपका यहाँ पर ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर भी आपको यही प्रश्न आपका है और आपको जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आप देख लीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्पों को देखिए यहाँ पर आपको चयन करना है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। महायान संप्रदाय आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है। बुद्ध के प्रवचनों व जातक कथाओं का उल्लेख सुत्त पिटक में संकलित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो वर्णन है आपका ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये बात बिल्कुल इन्होंने सही बोला है। और जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है महायान संप्रदाय जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है, जबकि दोस्तों रखता है। यहाँ पर होना चाहिए तो रखता है ना, नहीं लगा इसलिए आपका गलत हो जाएगा। महायान संप्रदाय जो है आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास क्या रखता है ना, इसमें बोला गया तो नहीं रखता इसलिए आपका गलत हो जाएगा। और ये बुद्ध के प्रवचनों व जातक कथाओं का जो उल्लेख है सुत्त पिटक में संकलित है ना, सुत्त पिटक में संकलित बात बिल्कुल सही है, यानी पहला और तीसरा होगा। ऑप्शन जाएगा सी नंबर के साथ, है ना, यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको जवाब देना है। इनमें से आपको बताना है असत्य विकल्प का चुनाव करिए। कौन सा विकल्प असत्य है बताना है। लिखा हुआ है जैन मठों को बसादी कहा जाता है। रत्न मालिका ग्रंथ के रचनाकार खारवेल थे, है ना, खारवेल। जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्प सूत्र संस्कृत में लिखा गया है। महावीर की मृत्यु के उपरांत जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बना था। अब देखिए चारों में से आपको असत्य विकल्प बताना है, यहाँ पर क्या होगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बी नंबर को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ रत्न मालिका ग्रंथ के जो रचनाकार हैं आपके यहाँ पर खारवेल लिखा हुआ है, यही आपका गलत है। इसके जो रचनाकार है ना वो आपके हैं नरेश अमोघ वर्ष थे। नरेश अमोघ वर्ष याद रखिएगा, अमोघ है ना, अमोघ अमोघ वर्ष थे आपके, अमोघ वर्ष, है ना, अमोघ वर्ष थे। तो ये जो आपका है ना ये गलत दिया गया था, बाकी सब सही थे आपके। यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से असत्य यहाँ पर सुमेलित करना है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया मौर्यकालीन उच्चाधिकारी है संबंधित विभाग आपके एक तरफ दिया गया है। और यहाँ पर मौर्यकालीन उच्चाधिकारी की बात करेंगे पौतवाध्यक्ष, व्यवहारिक विविधता अध्यक्ष और संस्थाध्यक्ष, ठीक है ना। और ये विभाग हैं आपके, इनसे आपको बताना है कौन सा यहाँ पर असत्य सुमेलित है। देखिए ये जो आपका लिखा है ना विविधता अध्यक्ष, है ना, यहाँ पर बोला गया नौसेना का अध्यक्ष था, ये गलत है।
विविता अध्यक्ष जो थे ना 4 गांवों का, ये किसके थे? 4 गांवों के थे, 4 गांवों के, ठीक है ना, 4 गांवों के थे। इसलिए दोस्तों ये वाला आपका क्या गलत हो जाएगा, 4 गांवों होता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका रॉन्ग है। निम्नलिखित कथन पर आपको असत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। लिखा हुआ है ब्राह्मणों को भूमिदान जो है सर्वप्रथम सातवाहनों ने ही दिया था। 6 नंबर में अगर हम बात करेंगे, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। सातवाहन वंश ने ही सबसे पहले सातवाहनों ने ही दिया था ब्राह्मणों को भूमिदान, बिल्कुल सही बात बोला है। और अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति तथा सांची और सारनाथ स्तंभ पर वृषभ आकृतियां उत्कीर्ण थी, है ना। 6 नंबर की बात करेंगे ना, तो 6 नंबर के यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, यहाँ पर 4 सिंहों का आकृति का अंकन है, यह सत्य है आपका, ये आपका गलत है ना। यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ, लौरिया, नंदनगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों का आकृति का अंकन, ये आपका गलत है। बाकी सब आपके सही है, विकल्प आपका बी होगा। अगला प्रश्न है मध्य युगीन इतिहास में पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, आपको बताना है मध्य युगीन इतिहास में पहला युद्ध कौन था। 7 नंबर में यहाँ पर आपका जवाब होगा घाघरा का युद्ध, जो आपका है बाबर और किसके बीच, अफगानों के मध्य हुआ था ना। बाबर ने अफगानों को पराजित किया था, और ये आपका हुआ था 1529 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1529 में आपका हुआ था। पंद्रह सौ उनतीस में हुआ था। पानीपत का सभी को पता ही है 1526 में हुआ था। हाँ, इसके बाद खानवा का आपका कब होता है? 1527 में होता है। और चंदेरी कब होता है? 1528 में होता है। और 1530 में बाबर की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है ना। बाबर क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर घाघरा वाला जो युद्ध है ना, यही आपका लड़ा गया था जल और थल, जल और थल थल के मध्य लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, इनमें से कौन सा यहाँ पर आपको बताना है, सुमेलित करिए। लिखा हुआ है एक विभाग है, एक तरफ संस्थापक है। दीवान आमिर कोई विभाग के संस्थापक बताना। दीवान मुस्त खराज, दीवान वकूफ और दीवान ऐतिहाक, ये आपके विभाग है, और दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया, आपको संस्थापक वाला मैच कराना है। तो आप कहेंगे दीवान आमिर कोही जो है ना, ये कृषि विभाग था, और इसके संस्थापक आपके थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। यानी यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक होगा, यानी एक का तीसरा होगा, और एक का तीसरा तो यहाँ पर भी है, ये 2 विकल्प हो सकते हैं। और देखते हैं दीवाना मुस्त खराज की बात करेंगे, ये आपका था राजस्व विभाग था, और ये देखते थे अलाउद्दीन खिलजी, यानी बी का पहला होगा। और बी का पहला, एक का तीसरा सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, कह रहे हैं पानीपत का सेकंड वर्ल्ड वार 1556 और तीसरा 1761, बिल्कुल सही बात है। और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित सूचियों को सुमिलित करिए। 9 नंबर प्रश्न आपको बताना है। 9 नंबर प्रश्न में आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पर जामा मस्जिद। अच्छा ये बताइए, मोती मस्जिद के बारे में हमने कई बार बताया है, जो आगरा वाली है ना, वो शाहजहां ने बनवाया है। और दिल्ली वाले जो मोती मस्जिद है ना, या औरंगजेब ने, हमने बहुत बार बताया है कि आगरा वाली जो है ये शाहजहां की है। अब सी का चौथा देखिए, और डी का दूसरा देखिए। सी का चौथा यहाँ है, डी का दूसरा यहाँ है, ये वाला होगा 3142 होगा, है ना। 3142 होगा, देख लीजिए ये वाला कैसे हो जाएगा बताइए। जब हम बोले सी का चौथा है, तो ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, 9 नंबर का डी होगा। चलो कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है ना कि टाइप करने में गलत हो जाता है। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर आपको बताना है, हो सकता है काफी लोग ये पहली बार युद्ध ही सुन रहे होंगे, है ना। लिखा हुआ चिलियान वाला का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? चिलियान वाला युद्ध बताइए, चिलियान वाला युद्ध बताइए। 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? ये दोस्तों 1849 में हुआ था। कब हुआ था? 1849 में हुआ था। और जो युद्ध हुआ था ना, ये अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था, है ना। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था, याद रखिएगा, अंग्रेज और सिखों के मध्य हुआ था। 10 नंबर का यहाँ पर जवाब बिल्कुल बी होगा, है ना। याद रखिएगा चिलियान वाला जो युद्ध है आपका अंग्रेज और सिखों के मध्य हुआ था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए 11 नंबर में आपको बताना है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में शामिल सदस्यों व उनको आवंटित विभागों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प आपका असत्य है, बताना है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, पहला विकल्प देखिए लिखा हुआ है खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं जो कृषि मंत्री यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है ना, यहाँ पर क्या बोला गया, ये आपका लिखा है आसफ अली। अब आप जानते हैं आसफ अली के पास तो रेल मंत्रालय था,
इनके पास भाई साहब क्या था, रेल मंत्रालय था, रेल मंत्रालय। और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, है ना, कैसे हो सकता है। आसफ अली के पास रेल मंत्रालय आपको दिया गया था, तो पहला ही आपका हो गया। रक्षा विभाग बलदेव सिंह, वित्त मंत्रालय लियाकत अली, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध विभाग पंडित नेहरू। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताना है, अकबर के द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। कालानुक्रम समझते हैं ना, कालक्रम के अनुसार बताना है, समय के अकॉर्डिंग। पहले कौन आई है, उसके बाद कौन हुआ। अब ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो जब डेट पता नहीं होगा तो वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। ये बहुत मतलब कठिन प्रश्नों की श्रेणी इनको कह सकते हैं। अब जैसे दास प्रथा का जो अंत हुआ था, ये आपका 1562 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1562 में। ये डेट वगैरह याद होगा तभी कर पाएंगे। जजिया कर की समाप्ति अगर हम बात करते हैं ना, ये 1564 में आपका हुआ था। इबादत खाने की स्थापना की बात करेंगे, आपका 1575 में हुआ था। हमने कहा मजहरनामा की घोषणा कब की गई थी, ये आपका 1579 में किया गया था। जब डेट पता होगा तभी आप कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4, क्या बात है। इसे यहाँ पर आप क्या बोला गया, व्यवस्थित क्रम में बताइए। अच्छा, व्यवस्थित क्रम में करना, अच्छा। तो इसमें व्यवस्थित क्या करें, जब सही सही पहले से दे रखा है तो इसमें व्यवस्थित हम करें क्या, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 नंबर का बी। पहले से सब क्रम में दिया गया है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर भी देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक लिख रखा है, एक तरफ लेखक लिख रखा है। चलिए बताइए, इन चारों पुस्तक में से कोई लेखक आपको पता है तो कर लेंगे, नहीं पता है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। पुस्तक आपके नीतिसार, कथा, सरिता सागर, निरुक्त और नव सांक सरित, ये आपकी पुस्तकें हैं। और इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा 13 नंबर में। तो यहाँ पर नीतिसार के कामंदक है, कौन है भैया, कामंदक। ए नंबर का तीसरा, ए नंबर का तीसरा हो गया। तो एक याद रखिए कि नीतिसार कामंदक। बी का चौथा है, कथा सरिता सागर के हैं आपके सोमदेव हैं, ठीक है ना, सोमदेव हैं। और निरुक्त का यास के हैं, और पदम गुप्त आपके हैं नव चरित के। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर में भी सुमेलित करना है। ये युद्ध हुए थे आपके, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय प्रथम, है ना, ये सब आपके दिए गए हैं, चतुर्थ है। अब इनको आपको बताना है किसके शासनकाल से संबंधित है 14 नंबर में। देखिए सेकेंड जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, वो आपका संबंधित है आपका वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा, बी का पहला। ए का तीसरा, बी का पहला, आप कहेंगे 3142 है। कौन सा है, 3142 है। यहाँ पर 14 नंबर का सी आपका सही होगा। यहाँ पर आपको बताना है 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखिए सुमेलित करना है ना। यहाँ पर आपके एक तरफ विद्रोह का केंद्र है और दूसरी तरफ विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी, मतलब ब्रिटिश अधिकारी जो दबाया था विद्रोह को, उनका आपको क्रम मिलाना है। विद्रोह केंद्र अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली वाला जो था ना, ये आपके थे निकलसन व हडसन, है ना, निकलसन व हडसन आप मार दीजिए ए का तीसरा। और ए का तीसरा, चलो ये भी है, ये भी है, और चेक कर ले रहे हैं। कानपुर का देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, कानपुर में आपका है कैंपबेल, ठीक है ना। कानपुर का जो विद्रोह का था केंद्र, इसको ब्रिटिश से जो अधिकारी थे जिसने विद्रोह को दबाया था, उनका नाम था कैंपबेल नाम था। यानी यहाँ पर बी का पहला होगा, ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला, ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर भी देखिए आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपका गवर्नर जनरल है, दूसरी तरफ कार्य दिया गया है। और हमने कहा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है, और यहाँ पर लॉर्ड मिंटो है, अमृतसर की संधि है। ये सारे ऑप्शन आपके दिए गए हैं 16 नंबर में। तो देखिए वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था ना, ये आपका है सर जॉर्ज बार्लो, है ना। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ए का दूसरा। और ए का दूसरा सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया गया है, बस हो गया। दीपावली घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था, आपको बताना है। दीपावली घोषणा पत्र जो है 1929 का जो संबंध है डोमिनियन स्टेट से था, याद रखिएगा। और इसी दौरान भारत का जो वायसराय था वो आपका लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। वर्धा योजना 1937 के तहत मूलभूत शिक्षा पर अधिकार नीति बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ध्यान से पढ़ लीजिए, वर्धा योजना 1937 के तहत मूलभूत शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ये किया गया था आपका जाकिर हुसैन, याद रखिएगा, जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में गठन किया गया था।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। एचिसन कमेटी 1886 का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? एचिसन जो कमेटी थी ना, ये जो आपका संबंध है आपका, याद रखिएगा, ये आपका लोक सेवाओं संबंधित थी, आपके लोक सेवाओं संबंधित थी। आपका सी नंबर सही है। प्रज्ञा चांद के संपादक, प्रज्ञा चांद के संपादक इनमें से कौन थे? तो प्रज्ञा चांद को ही हम संवाद कौमुदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाद कौमुदी कहते हैं, याद रखिएगा। संवाद कौमुदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। संवाद कौमुदी भी कहते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं प्रज्ञा चांद को। तो प्रज्ञा चांद कहिए या संवाद कौमुदी कहिए, इसका प्रकाशन जो है 1921 में हुआ था। और 1921 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था और कब किया गया था, यह आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महान विभूति का बचपन में नाम मूल शंकर था? तो इन्होंने, देखिए, मूल शंकर, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और इन्हीं का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था, है ना। देखो, बिल्कुल सही बता रहे हैं। 1828 में कह रहे हैं, राजा राम मोहन राय, मुंबई। हाँ, ऐसे याद रखिए, क्योंकि मान लो प्रश्न अगर कभी पूछ ले, कहाँ किया था, कब किया था, किसने किया था। अब आजकल तो एक ही प्रश्न को घुमा घुमा पूछते हैं, इसलिए सब याद रखिए। यहाँ पर आपको बताना है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी समितियां हैं, एक तरफ आपके दिए गए हैं। 22 नंबर में अगर हम बात करेंगे, राघवन समिति की बात करेंगे, तो ये आपका है प्रतियोगिता नीति और कानून। नरेश चंद्र समिति की बात करेंगे, यहाँ पर निजी कंपनियों का नियमन है आपका। यानी ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, ऑप्शन सी। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, 23 नंबर। तो 23 नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा, संसाधनों का समुचित प्रयोग, कुशलता में विकास, उत्पादकता में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार क्या होता है? ये कई बार बताया है, इसका जो आकार होता है आपका, हाँ याद रखिएगा, इसका जो आकार होता है ये आपका होता है उल्टा यू आकार का, है ना। उल्टा यू आकार समझते हैं ना, ऐसे ये उल्टा, ये तो यू हो गया, और इसका हो गया उल्टा ये वाला। आप उसमें पढ़ते नहीं होंगे, ए यूनियन बी, इस तरीके से पढ़ते होंगे, मैथ में पढ़ा होगा आपने, सेट थ्योरी में। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो जो इंटरसेक्शन वाला साइन होता है ना, इसी की बात होती है। याद रखेंगे, पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य जो संबंध दर्शाया जाता है ना, वो आपका इसी तरीके दिखाया जाता है। भारत के विकासशील बाजार के लिए मुख्य चुनौतियां क्या क्या हैं? अब आप कहेंगे इसमें तो सारी की सारी हो जाएंगी, है ना। आर्थिक विकास पर असमंजस, विदेशी मुद्रा की निकासी, पेट्रोलियम की कीमतों में निरंतर वृद्धि और अकुशल जनसंख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं, मनुष्य अत्यधिक आर्द्रता व गर्मी से कठिनाई अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? 26 नंबर बताइए। 26 नंबर का यहाँ पर आपको कमेंट करना है, मनुष्य अत्यधिक आर्द्रता व गर्मी से कठिनाई अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? इसका रीजन यही है, आर्द्रता के कारण पसीना वाष्पित नहीं होता है। देखिए, आर्द्रता जो होता है ना, इसकी वजह से क्या होगा, पसीना क्या होगा, मतलब नहीं होगा, वाष्पित नहीं होगा, ठीक है ना। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, क्योंकि, अब इसीलिए नहीं सुन सकता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, पहली बात तो चंद्रमा में वायुमंडल ही नहीं है, इसीलिए काला दिखाई दिया करता है ना। ये तो चलो प्रश्न है आपका, वहां पर कोई माध्यम भी नहीं होगा, है ना, ध्वनि के लिए कोई माध्यम भी नहीं है, तो कंफर्म हो गया, ध्वनि प्रसारित करने का कोई वहां पर माध्यम ही नहीं होता। क्या नहीं होता? माध्यम ही नहीं होता है।
आधारीय बीज पैदा किया जाता है, आपको बताना है आधारीय जो बीज है पैदा किया जाता है 28 नंबर। तो ये आपका होगा प्रजनन बीज से। कौन से? प्रजनन बीज से। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है? देखिए साबुन के जो बुलबुला में आपने देखा होगा, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना, है ना, रंग पैदा होने की जो घटना है ना, ये आपका होता है व्यतिकरण होता है। क्या होता है? व्यतिकरण की वजह से होता है। व्यतिकरण होता क्या है पहले आप समझ लीजिए। व्यतिकरण एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं। मतलब दो प्रकाश तरंगें होंगी, किसी भी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करेंगी, और उनके अध्यारोपण के बाद, अध्यारोपण के जो फलस्वरूप है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना, उसमें परिवर्तन आपका हो जाता है। इसी को हम कहते हैं व्यतिकरण। तो व्यतिकरण समझ गए? जब समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगें होंगी, किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करेंगी, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में भी परिवर्तन आपका हो जाता है। इसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि का मतलब समझते हैं ना, रात में देखने के लिए। और रात में देखने के लिए किसका किया जाता है? वो आपकी है अवरक्त तरंगों का। याद रखिएगा, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है रात में देखने के लिए। निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर, है ना, अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? अधिक गंभीर ज्वालक पैदा करता है, तो वो करता है उबलते जल की अपेक्षा भाप, है ना। उबलते जल की अपेक्षा जो भाप होता है ना, आपने देखा होगा, कहते नहीं कि मतलब गर्म पानी से ज्यादा जलना खतरनाक भाप से होता है ना। आपने पढ़ा भी होगा, भाप ज्यादा खतरनाक होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है? 32 नंबर बताना है। तो 32 नंबर में अगर हम बात करेंगे आंख के लिए, तो आंख के लिए तो आपका क्या होगा, ये सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, पीले और हरे रंग की होती है। पीला और हरा रंग की जो सुग्राह्यता होती है, इनके लिए क्या होता है, सबसे अधिक होती है आंख की सुग्राह्यता के लिए पीला एवं हरा। याद रखिएगा, पीला एवं हरा आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, सोनार प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, अब देखिए सोनार मतलब आपने नाम सुना होगा, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, है ना, या कोई जहाज मान लीजिए नष्ट हो गया, डूब गई, डूबी, है ना, तो उनको पता लगाने के लिए ये सब क्या होता है, समुद्र की गहराई ज्ञात करने, है ना, ये सब नौसेना द्वारा उपयोग किया जाता है सोनार। तो सोनार यहाँ पर क्या होता है, नौ संचालकों के द्वारा, ठीक है ना, नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सोनार वाला। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है। आर्थिक एवं जैविक जो उपजों का अनुपात होता है ना, वो आपका कहलाता है हार्वेस्ट इंडेक्स कहलाता है। और हार्वेस्ट इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, फसल सूचकांक कहते हैं। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच जो निर्भर करता है। अब ये तारत्व जो होता है ना, किस पर निर्भर करता है? ये दोस्तों फ्रिक्वेंसी पे करता है। किस पे? फ्रिक्वेंसी। तभी आपने देखा होगा जो फीमेल होते हैं उनकी जो क्या होता है, तारत्व जो पिच होती है जब अधिक होगी, है ना, फ्रिक्वेंसी भी डिपेंड करता है, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तारत्व अधिक होता है, तभी उनकी आवाज देखा होगा पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है ना। ये सब तारत्व और पिच जो है ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर। दांत कर्बूरी तो हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहता है दांत। 36 नंबर में आपको जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए पानी के जो पेयजल में अधिक मात्रा में फ्लोराइड की जब मात्रा बढ़ जाती है, तो फलस्वरूप दांत एवं हड्डियां क्या होती है, क्षय होने लगती हैं। तो भारत में जो फ्लोराइड की जो अधिकतम मान्य मात्रा है वो 1 mg प्लस पर लीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्लोराइड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? देखिए डायलिसिस आपने देखा होगा, डायलिसिस होता क्या है, जब ब्लड को चेंज करवाते हैं ना बॉडी का, तो ये कब चेंज करवाते हैं? सिंपल जवाब है ब्रक। ब्रक को क्या बोलते हैं दोस्तों? किडनी बोलते हैं। क्या? किडनी। अब आप देखे होंगे जिनकी किडनी खराब हो जाती है, तो उन्हें डॉक्टर हर 3 दिन, 4 दिन, महीने, 15 दिन, जैसा भी उनका हिसाब होता है, उस हिसाब से उनको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। और डायलिसिस आप समझ ही गए होंगे, हाँ, शुद्ध किया जाता है, डायलिसिस का तात्पर्य। के पारस्परिक वार्तालाप में कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? अगर दो एक वार्तालाप कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 38 नंबर। तो यहाँ पर आपका होगा लगभग आपका 30 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा अंतरिक्ष जो है उड़ान में, अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 39 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्री जो खाद्य पदार्थ के रूप में क्लोरेला का उपयोग करते हैं। किसका? क्लोरेला।
अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन पिष्ट के रूप में निगलते हैं, पिष्ट के रूप में निगलते हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यून होने के कारण खाद्य पदार्थ जो है पिष्ट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में करते हैं? पिष्ट के रूप में। यहाँ पर क्लोरेला, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है। असुमेलित जोड़े को यहाँ पर पहचान करके इंगित करना है। इटाई, देखो इटाई इटाई रोग है, मिनी माटा रोग है, और ये नाकनी रोग है, और ब्लू बेबी रोग, ये सारे रोग है प्रदूषक के कारक है। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जाता है। अब बोला गया यहाँ पर असुमेलित, असुमेलित मतलब है कि जो आपका रंग दिया गया है ना, तो ये आपका बताइए क्या होगा। देखो ये जो आपका लिखा है ना नाकनी रोग, नाकनी रोग जो दोस्तों यहाँ पर सीसा प्रदूषण लिखा है ना, ये गलत दिया गया है। ये आपका फ्लोराइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फ्लोराइड। अभी हमने आपको बताया ना, फ्लोराइड के बारे में बताया था, जल के बारे में कि कितनी मात्रा उसमें होनी चाहिए। तो ये फ्लोराइड से संबंधित आपका है नाकनी रोग। इटाई इटाई रोग बहुत बार पूछा गया है, ये कैडमियम प्रदूषण इसका कारक है। इटाई इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण। और मिनी माटा रोग है आपका पारा प्रदूषण है। और ब्लू यानी बेबी रोग आपका है ये नाइट्रेट प्रदूषण। दोनों याद रखिएगा अच्छे से। इनमें से यहाँ पर बताइए ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। 41 का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा और बताया जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा जलवाष्प है, फिर CO2 है, फिर मेथेन है, ओजोन है, ये सब आपकी है। इसके अलावा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे आप कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें। अगला है जैव विविधता बहुतायत में मिलती है। जैव विविधता कहाँ पर देखने को मिलती है? ये दोस्तों आपको देखने को मिलती है विकासशील देशों में मिलती है, विकसित देशों में नहीं, विकासशील। जैसे भारत आपका विकासशील देश है ना, रूस वगैरह, अमेरिका वगैरह, ये सब आपके क्या, जापान वगैरह, चीन वगैरह, ये विकसित देश में आते हैं। भारत हमारा कैसा, ये विकासशील देश है। निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? यहाँ पर देखिए सेकेंडरी वायु प्रदूषक की बात हो रही है। द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन सा है? 43 नंबर का यहाँ पर अगर आपका आंसर है फार्मेल्डिहाइड, तो बिल्कुल सही है। फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है SCHO होता है, याद रखिएगा SCHO होता है। ये फार्मेल्डिहाइड यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। ये आपका द्वितीयक प्रदूषक के रूप में होता है, याद रखिएगा। द्वितीयक प्रदूषक आपके और भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 भी है आपका, ओजोन भी है ना। तो NO2 भी है आपका और ओजोन भी, ये भी आपके द्वितीयक में ही आते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका फार्मेल्डिहाइड लगा देंगे। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहला विकल्प सही है, सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, ह्यूमनत द्रवीभूत होने लगे, है ना, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। लेकिन जो आपका लिखा है ना समय से पूर्व आम के बौर आने लगा, है ना, यही आपका रॉन्ग है, बाकी सब सही है। 44 का लगेगा 1 2 4, 44 का C नंबर आपका होगा। इनमें से कौन एक निम्न करणीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा घरेलू वाहित मल। घरेलू वाहित मल जो एक है आपका निम्न करणीय, आपका निम्न करणीय, इसको निम्न करणीय और डिग्रेडेबल जो प्रदूषक आपका होगा ना, घरेलू वाहित मल आपके होंगे। हरित गृह प्रभाव से, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हरित गृह प्रभाव के प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, आपको बताना है। बिल्कुल सही। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है ना। वायुमंडल में कार्बन, देखिए हरित गृह प्रभाव की वजह से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जो सांद्रता बढ़ जाती है, और जो वातावरण में ताप वृद्धि में क्या होती है? सहायक होती है, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही है। तो चलिए आज प्रश्न आपके 46 नंबर ही तक थे, आपके यहीं तक प्रश्न थे, कंप्लीट आपके हो चुके। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।